हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं, जहां पे गणित को आप बिल्कुल सिंपल तरीकों से सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम चार महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीडीएस में और एसएससी में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकें, उनको लेकर के आपके सामने आया हूं। कैसे ये प्रश्न बनते हैं, कहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और इसी तरह के प्रश्नों को मैं बार बार आपके लाके सामने रखता हूं ताकि इस तरह की चीजें जो उत्पन्न होती है परीक्षाओं में आपको दिख जाए। चलिए आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रश्न पर। कहता है कि यदि किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और उसी बिंदु से 20 मीटर आगे बढ़ने पर 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको बहुत शांति से पढ़िए। कहता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री, उन्नयन मतलब नीचे से जब ऊपर देखता है, उसी बिंदु से 20 मीटर आगे बढ़ने पर 60 डिग्री हो जाता है। लेकिन ये नहीं लिखा कि किधर बढ़ता है, मीनार की ओर बढ़ता है या मीनार से दूर बढ़ता है। समस्या पैदा होती है। इस तरह की चीजों को कैसे समझे, तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। एक मीनार है, यहां से किसी बिंदु पर दूर है और वो जब ऊपर देख रहा है तो ये मीनार है ए बी सी, इसको मैं सीधा कर देता हूं। ये यहां से 30 डिग्री पर देख रहा है। कितने डिग्री पर देख रहा है? 30 डिग्री पर। अब कहता है कि 20 मीटर आगे बढ़ने पर 60 डिग्री हो जाता है, तो हम 20 किधर बढ़े, इधर बढ़े या इधर बढ़े। तो जब भी देखिए कंफ्यूजन पैदा हो तो याद रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीनार के नजदीक जाएगा तो नीचे से ऊपर देखने का जो कोण है, रेशियो है, कोण का अनुपात है, वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ बढ़ रहा है तो स्पष्ट सी बात है कि ये नजदीक और आ गया है, और यहां से जब देख रहा है वो तो इसे 60 डिग्री दिख रहा है और इसे बिंदु डी मान लेते हैं। सेम चीज को यदि आपको ये कहता है जो 60 डिग्री था कुछ पीछे कुछ घसक जाता है तो 30 हो जाता है, तो आपको मान के चलना है कि वो जो आदमी है वो मूल बिंदु से दूर जा रहा है। यानी कि जब दूर जाएगा तो एंगल, उन्नयन कोण का एंगल घटते जाएगा, और जब नजदीक आएगा तो उन्नयन कोण का एंगल बढ़ते जाएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस प्रश्न को रखा है, सीडीएस में भी पूछा है। चलिए अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार हमने ए बी माना है, ए बी को हम लोग हाइट को एच मान लेते हैं, ठीक है। कहता है कि सी बिंदु से डी बिंदु है 20 मीटर, 20 मीटर गया था ना, सी से डी 20 जाता है तो उन्नयन कोण बढ़ जाता है। इस दूरी को हमको नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी और टी, और इसी आधार पर हम इस प्रश्न को बना लेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये मीनार है तो एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और हमको इस ट्रायंगल में आधार यानी कि बीसी, आधार यानी कि बीसी, ऊंचाई यानी कि एबी को बेस लेके बनाना है। यानी कि ऊंचाई और आधार को अनुपात में लेते हुए हम हिसाब को बनाएंगे। ध्यान रखिए हिसाब को समझा सीखा जाता है। तो tan c बराबर लंब बटा आधार यानी कि h बटा bc होगा या नहीं होगा, सो बताइए। tan c का मान कितना है, tan 30 डिग्री इजकल टू h बटा bc में क्या क्या शामिल है, तो bc में शामिल है आपका 20 मीटर प्लस x। bc में 20, cd की दूरी 20 है और x को हम माने हैं वो लिख लेंगे, होगा या नहीं होगा, सो बताइए। tan 30 का मान पता है कितना होता है, हमको नहीं पता, हम भूल गए, क्या करें। tan 30 का मान क्या होगा, हम भूल गए tan 30 का मान क्या करना है, सो बताइए। भैया भूल गए, मास्टर जी भूल गए, क्या करना है, सो बताइए। अब आपको परीक्षा में कैसे याद रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 बटा √3 बराबर h बटा 20 प्लस x, ठीक है। h बराबर हो जाएगा 20 प्लस x और बटा कितना √3, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। हमने हल किया।
कुछ नहीं किया, हमने हल किया। अब इसको फिर से हल करते हैं आगे। अब लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में सेम प्रोसेस में जाएंगे, सेम प्रोसेस में जाएंगे। tan 60 डिग्री इजकल टू h बटा x, h बटा x लंबटा आधार। tan 60 का मान होता है √3 इजकल टू h बटा x, इसलिए h बराबर x √3, h बराबर x √3, h बराबर x √3 हमारा आंसर आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ h है x प्लस √3, यहाँ h है 20 प्लस x बटा √3, तो अब दोनों को बराबर कर दीजिए। 20 प्लस x बटा √3 इजकल टू x √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 20 प्लस x इजकल टू 3x या 2x इजकल टू 20, x इजकल टू 10, x कहाँ है, ये 10 हो गया, ये हो गया 10। लेकिन आपको तो हाइट का मान निकालना है, आपको तो h निकालना है। h बराबर क्या है, x √3, h बराबर है आपका x √3 यानी कि 10 गुने √3 यानी कि 10 √3। जहां पे आपका 10 √3 आ रहा है उसको आप टिक लगा दीजिए। लेकिन कहीं कहीं श्रीमान तो इतना लंबा चौड़ा बनाए, परीक्षाओं कैसे बनाएंगे, ये तो हमको बताना होता ना बताए। परीक्षाओं में ऐसा थोड़ी बनता है, परीक्षाओं तो फटाफट बनता है, कब, जब आपको आता है। अब यहाँ कंफ्यूजन फिर से दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे दिया है 10 √3, कभी कभी आपको क्या करेगा कि √3 के मान को निकाल देगा 1.7 समथिंग 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 और उसमें 10 से गुना कर देगा, लिख देगा 17 समथिंग समथिंग समथिंग। आपको ये ध्यान रखना होगा। दो चीज, पहला जो हमने एंगल को बताया और दूसरा जो हमने उत्तर को बताया। प्रोसेस कुछ भी हो, प्रोसेस कुछ भी हो, हिसाब आपको बनाना चाहिए। यदि आपने प्रोसेस का फॉलो किया, हिसाब आपसे बनेगी, मैथ बनेगी, परीक्षाएं निकलेगी। यदि आपने फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ी झमेला है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसमें देखते हैं अगले हिसाब को फटाफट से। देखिए ये एक प्रश्न है, एमटीएस में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया है, कहता है कि निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से मतलब इसमें से कौन सत्य है। 60 का पावर 450 इज ग्रेटर देन 9 के पावर 300 या 2 के पावर 900 इज ग्रेटर देन 7 के पावर 450 कौन बड़ा है। देखिए इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो यहाँ बेस अलग अलग है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि बेस से पकड़ लेते हैं, बेस बड़ा हुआ घात बराबर कर दिया बना लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ उल्टा करेंगे, हम इस घात को बराबर कर देंगे और उसके आधार पर फिर देखेंगे कि ये कैसे होता है। कैसे करें, तो हम देखिए यहाँ पे 450 है या 300 है, तो हम इसको 150 के गुणनफल में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे 7 के पावर 3 के पावर 150 इज ग्रेटर देन 9 के पावर 2 150, 15 दूनी 150, 15 3 45, 450। 343 के पावर कितना 150 इज ग्रेटर देन 81 के पावर 150। अब यहां पे देखिए कि पावर यानी कि घात तो बराबर हो गया, लेकिन बेस में देखिए कौन ज्यादा है, तो बेस में ये ज्यादा है, तो स्पष्ट बात है कि 7 का पावर 450 इज ग्रेटर देन 9 का पावर 300, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि हमने घात तो बराबर कर दिया, बेस इसका ज्यादा है तो ये बड़ा है। अब दूसरे कथन को देख लेते हैं, इसको भी हम 150 पर काट सकते हैं, तो 150 पर क्यों काटे, जो मैक्सिमम होगा उसी को काटेंगे, तो 450 दूनी 900, तो हम 2 के पावर 2 के यहां 450 लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 7 के पावर 450 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ। अभी तक हमने सीखा था या आपने सीखा होगा कि आधार बराबर करते हैं, यहां हम घात बराबर करते हैं। तो 2 दूनी 4 के पावर 450 इज ग्रेटर देन 7 के पावर 450। अब देखिए घात तो बराबर है, लेकिन बेस किसका ज्यादा है, तो बेस ये ज्यादा है, यानी कि ये कथन गलत है। तो यानी कि हमारा कथन सिर्फ एक सही हो रहा है, तो जहां पे एक सही है हम उसको टिक लगा देंगे, केवल एक सही। समझ में आ रही है ना, हमने बेस को छोड़ दिया, हमने घात को बराबर कर दिया,
दिया और घात को बराबर करने के बाद देखा कि बेस किसका ज्यादा है, जिसका बेस ज्यादा है हम उसको मान लिए। इस तरह से भी परीक्षाओं में प्रश्नों को आप इजिली देख सकते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को देखिए, सीडीएस में पूछा गया। कैसे ये आपको समस्या क्रिएट करेगा परीक्षाओं में। कहता है कि एक पासा को 3 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंके जाने पर 7 योग आने की संभावना क्या है। कहता है कि क्या है, एक पासा को 3 बार फेंका गया, याद रखिए 3 बार फेंका, लेकिन ये 3 से नहीं प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछा है कि 2 बार फेंके जाने पर, यानी कि 3 जो दिया है वो आपको भुतलाने के लिए दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल संभावना, कुल संभावना बराबर 6 के पावर 2 कितना 36। कहिए कह रहे सिनेमा वो तो 3 बार लिखा है, आपको तो 3 लिखना है, तो नहीं, हमको 2 बार को जोड़ने बोल रहा है। किसको जोड़ने बोल रहा है, 2 बार को, तो हम 2 बार को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी बता देते हैं। 2 बार फेंका है तो कितना आना चाहिए, 7, तो 2 बार आने के लिए 7 ऊपर ऊपर क्या क्या आएगा, या तो एक बार में 1 आएगा और नहीं तो 6 आएगा, फिर या तो 6 आएगा और नहीं तो 1 आएगा, फिर 5 आएगा या 2 आएगा, या 2 आएगा या 5 आएगा, फिर 4 आएगा या 3 आएगा, या फिर 3 आएगा या 4 आएगा, यही आएगा ना। इसका योग 7 होता है, मतलब एक बार हम पासा फेंके तो 6 आया, अगला बार फेंके तो 1 आया, तो 6 कितना हो गया 7। अब देखिए इस तरह से आप इसको ध्यान दें, ठीक है। तो कितना संभावना हुआ, 7 आने की संभावना, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे संभावना क्या होता है, प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या। तो यहां कितना है 6, टोटल संख्या कितना है 36, 1/6, जहां 1/6 है वहां हम टिक लगा देंगे। कंफ्यूजन करने के लिए आपको रहेगा 1 बटा या 216 ऐसे भी रहेगा, या 6/216 यानी कि 1/36 कर देगा, 1/36 भी रहेगा, हालांकि यहाँ पे 11/36 है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान देना, देखिए सीडीएस में पूछता है, सीडीएस वगैरह में जो प्रश्न पूछता है ना कंफ्यूज करता है, आसान बहुत रहेगा लेकिन कंसेप्ट पर रहता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में ध्यान रखना। अब परीक्षाओं में ध्यान कब रखिएगा, जब आप रोज प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ 25 मैथ 25 रीजनिंग का एक विद्यार्थी को प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए, करंट अफेयर्स रोज पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ते, इसे फॉलो नहीं करते, तो परीक्षा आपसे उतना ही दूर है जितना पैदल चलने वाले के लिए चांद दूर है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इससे भी ज्यादा बेहतरीन है। अब इसे देखो, ये भी एक प्रश्न है। एक 30 फीट त्रिज्या वाले एक वृत्तीय क्षेत्र से 20 डिग्री का एक सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड हटाकर एक क्षेत्र बनाया जाता है। इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं, त्रिज्यखंड निकाल दिया, उसका क्षेत्रफल पूछता है। कैसे है, मैं फोटो बना देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है। ये इसको काट दिया, मतलब इस इलाके को ये काट दिया, ठीक है। जो शेष बचा हुआ इलाका है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि शेष इलाके को देखा जाए तो मोटा मोटी एक ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। इस बचे हुए क्षेत्रफल का, इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसमें से पूछने वृत्त के क्षेत्रफल में से, सूत्र इसका नियम होता है वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर घटाओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं, कोई सूत्र याद नहीं रखना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360। अब कहे कि थीटा बटा 360 क्या रखते हैं, तो जितना डिग्री का ये हटाया गया हम उतना डिग्री का क्षेत्रफल इस टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो जो बन जाएगा इसका इलाका रहेगा। यही नियम है, यही फंडामेंटल नियम है। अब उसी पर आप बैठा दीजिए। यहाँ पे आर आपको दिया गया है 30 फीट, पाई 30 का स्क्वायर घटाओ पाई 30 का स्क्वायर अगुने थीटा कितना है 20/360। अब जो आएगा वो आंसर आएगा। हमने आपको क्या बताया,
वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, जितना थीटा दिया यानी कि जितना एंगल का काटना है हम उतना एंगल उस पर बैठा देंगे। यहाँ पे 20 एंगल का डिग्री का बैठाना है, हमने 20 बैठा दिया। 30 रहता हम 30 बैठा देते, 40 रहता हम 40 बैठा देते। इस तरह से बना सकते हैं। अब आपका काम है इसको हल करके आप आंसर कमेंट कीजिएगा, ये हम नहीं बताएंगे, इतना तक बता दिए। एक प्रश्न आपको भी थोड़ा सा कमेंट करना होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो एसएससी आरआरबी जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए। फिर मैं हर एक वीडियो के लास्ट में या बीच में जरूर बोलता हूं, अभ्यास खुद से करें, भरोसा खुद पे रखें और जो भी पढ़ें मानक पुस्तकों से खुद से पढ़ें, ताकि परीक्षाओं में जब आप बैठें तो खुद पर विश्वास बना रहे। याद रखिए, तरह तरह के वीडियो देखेंगे, तरह तरह की चीजें देखेंगे। ये सारे वीडियो सारे ऑनलाइन जो होते हैं, हम एकदम से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन से भटका देंगे। वो वैसी चीजों को आपके सामने लेकर के आएंगे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे तरह तरह के चित्र चलते रहेंगे और आपको मैं समझाता रहूंगा। वो सारे चीज आपके दिमाग को भूल भुलैया में डाल देंगे। आप अपनी कमजोरी को पकड़ें और उन कमजोरी को दूर करते हैं। सिंपल सा फंडा है, परीक्षा आपके पास आ जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो समस्या होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए